हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सीरीज पीटी स्पेशल के अर्थव्यवस्था की इस नई वीडियो में। और आज हम इस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एपिसोड का पहला सवाल क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ऐसी फैक्ट्रियों में जहां श्रमिक नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, कामबंदी, समापनों और छटनी के विषय में सूचनाओं को संकलित कौन करता है? विकल्प दिया है श्रम ब्यूरो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, या सबसे अंत में दिया है राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें, ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर कामगार नियुक्त है या श्रमिक नियुक्त है, तो वहां पर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कामों को लेकर कामबंदी की जाती है या कोई छटनी की प्रक्रिया की जाती है, इससे संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, उनको संकलित करने का कार्य जो है वो श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। इससे अगर जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो भी औद्योगिक विवाद है, उसके अलावा जो भी बंदी है और छटनी पर सांख्यिकी श्रम ब्यूरो का एक वार्षिक प्रकाशन है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। तो यहां पर श्रम ब्यूरो जो है वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय है। और श्रम ब्यूरो जो है मजदूरी, कमाई, उत्पादकता, मजदूरों की अनुपस्थिति, उनके कारोबार यानी श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंध, काम करने और रहने की स्थिति तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के कामकाज के मूल्यांकन आदि के संबंध में आंकड़े एवं संबंधित जानकारी एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो यहां से एक्सप्लेन सेक्शन में अगर हम देखें तो जो भी डिटेल चीजें हैं या जो भी डिटेलिंग या संकलित करने की या प्रकाशित करने की जो बात है, मजदूरों से जुड़ी हुई या उनसे जुड़ी हुई जो भी अन्य समस्याएं हैं किसी भी फैक्ट्री में, तो यह सारा कार्य जो किया जाता है वह श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि श्रम ब्यूरो। अगला प्रश्न है, अभिहित पूंजी का क्या अर्थ है? विकल्प दिया है पूंजी का वह हिस्सा जो संदाय के लिए मांग लिया गया है, पूंजी का वह हिस्सा जो कंपनी ने अपने शेयरधारकों से प्राप्त किया है, किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम, या वह पूंजी जो कंपनी समय समय पर अभिदान के लिए जारी करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह सी वाला है कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी की अधिकतम रकम को ही हम अभिहित पूंजी कहते हैं। अगर कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो वहां पर अभिहित पूंजी या जिसे हम डेजिग्नेटेड कैपिटल कहते हैं या अधिकृत पूंजी कहते हैं, तो इसका तात्पर्य या इससे आशय है कि एक कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में इससे अधिक पूंजी जारी नहीं कर सकती है। इसे नाममात्र पूंजी भी कहते हैं। या किसी कंपनी के शेयर पूंजी की अधिकतम रकम होती है, यानी कि किसी कंपनी की जो शेयर है उसके तहत जो भी पूंजी है, यानी कि शेयर पूंजी जो है उसकी अधिकतम लिमिट होती है, अधिकतम रकम होती है। इससे ज्यादा कंपनी अपने संपूर्ण जीवन काल में पूंजी जारी नहीं कर सकती है। तो यहां पर जो सी वाला विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निजीकरण के अंतर्गत शामिल है सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश, सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहां पर अगर हम जब भी निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो जो यहां पर तीन विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, यह तीनों ही इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो यहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। यदि यहां पर देखें तो निजीकरण कुल मिलाकर के एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का स्वामी बन जाता है। यहां पर यह बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का स्वामी बन जाता है या उसका प्रबंधन करता है, यानी कि मैनेजमेंट में उसका पार्टिसिपेशन हो जाता है। व्यापक रूप से निजीकरण का अभिप्राय निजी स्वामित्व के अतिरिक्त यानी स्वामित्व में परिवर्तन किए बिना सार्वजनिक उद्योगों में निजी प्रबंधन एवं नियंत्रण के प्रवेश से लगाया जाता है। तो यहां पर निजीकरण की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन सेक्शन में काफी अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक उद्यम इक्विटी का विनिवेश, सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता, तीनों ही निजीकरण के अंतर्गत शामिल है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा
डी वाला हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विऔद्योगिकीकरण ब्रिटिश शासन द्वारा इंग्लैंड के लिए अपनाई गई विकास आधारित नीति थी। इससे भारत 19वीं सदी में कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बनकर उभरा। इससे भारतीय शिल्प कलाओं का पतन हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं या हैं? तो यहां पर अगर हम देखें तो ब्रिटिश काल की बात हो रही है। ब्रिटिश काल के अंतर्गत जब अंग्रेजों ने या जो भी ब्रिटिश शासक थे उन्होंने विऔद्योगिकीकरण की जो नीति अपनाई थी उसमें उनका जो मकसद था कुल मिला करके, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उनके दोहरे उद्देश्य इसमें छिपे हुए थे। अब दोहरे उद्देश्य के अंतर्गत बात करें तो ब्रिटिश शासक ये चाहते थे कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाया जाए तथा उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे। तो इसी के फलस्वरूप उनके इसी प्रक्रिया और उनकी इसी नीति के तहत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बनकर उभरा था। तो यहां पर आप देखें जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो इनकी यह नीति थी यानी कि विऔद्योगिकीकरण की, यह सिर्फ इंग्लैंड के विकास के ऊपर आधारित थी और इससे शिल्प कलाओं का भी पतन हुआ था, क्योंकि जो भी यहाँ पर शिल्प कलाएं थी वह मुकाबला नहीं कर सकी इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के, क्योंकि उनके उत्पादन की जो लागत थी वो भारतीय शिल्प कलाओं से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उनके उत्पादन मूल्य की तुलना में काफी कम थी। तो लिहाजा मार्केट में यह उनका कंपटीशन नहीं कर सकी और इसकी वजह से इनका धीरे धीरे पतन देखने को मिलता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिशकालीन पूंजीगत उद्योग तात्कालिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन हेतु मशीन और कलपुर्जों के निर्माणकर्ता बने रहे। इन उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये मुख्यतः रेल, विद्युत, संचार और बंदरगाह तक ही सीमित रहे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ब्रिटिश कालीन जो भी पूंजीगत उद्योग लगाए गए या जो भी ब्रिटिश शासकों ने भारत में जो भी उद्योग स्थापित किए वो मुख्य रूप से कैपिटल फॉर्मेशन के लिए लगाया था उन्होंने, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ जो ब्रिटिश शासक है वो यहाँ पर कमा करके इंग्लैंड भेज सके। और इसके लिए उन्होंने जो उत्पादन हो रहा था उसमें मशीन और कलपुर्जों के निर्माणकर्ता के रूप में उन उद्योगों को विकसित किया। तो यहां पर जो पहला वाला कथन है बिल्कुल सही है, लेकिन इन उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद था और जो भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र था उससे इनका बहुत ही कम लेना देना था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थे उनकी पूरी मंशा यही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ कमाया जाए वो इंग्लैंड के लिए कमाया जाए। तो दूसरा वाला सही नहीं है। जबकि बात करें या तीसरा वाला जो कथन दिया है रेल, विद्युत, संचार और बंदरगाह तक ही सीमित रहे, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रेल के माध्यम से क्या होता था कि जो कच्चा माल था एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था। संचार को भी इन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी ब्रिटिश शासक थे जल्द से जल्द उनको कोई भी सूचना देनी हो तो वह सूचना उन तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। बंदरगाह को भी इन्होंने विकसित किया। क्यों? क्योंकि जो भी माल यहां से इंग्लैंड भेजा जाता था और इंग्लैंड से जो माल भारत आयातित किया जाता था उसके लिए बंदरगाहों का विकास किया जाना काफी महत्वपूर्ण था। तो यहां से आप स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन जो पूंजीगत उद्योग की अगर हम बात करें तो उसके संदर्भ में डी वाला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। श्रमिक की मजदूरी दर को सर्वोत्तम वर्णित करता है। पूंजी का उत्पादन जिस दर पर किया जाता है, श्रम का मूल्यांकन जिस दर पर किया जाता है, श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है, उपर्युक्त में से कोई भी श्रमिक की मजदूरी दर की परिभाषा नहीं है। श्रमिक की मजदूरी दर की अगर हम बात करें तो श्रमिक की मजदूरी के अंतर्गत श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, जबकि श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है उसे श्रमिक की मजदूरी दर कहते हैं। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि श्रमिक की मजदूरी दर क्या है और मजदूरी की दर क्या है, दोनों में
क्या अंतर है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो दिया गया प्रश्न है, तो यहां से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह सी वाला हो जाएगा, यानी कि श्रम का क्रय विक्रय जिस दर पर किया जाता है वही श्रमिक की मजदूरी को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। अगला सवाल है, औपनिवेशिक कालीन भारत में आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औपनिवेशिक काल में इंग्लैंड ने भारत को मात्र कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाए रखा। इस काल में देश में विनिर्माण गतिविधियों की चर्चा नहीं मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है या सत्य है, यह आपको बताना है। तो अगर हम औपनिवेशिक कालीन भारत की बात करें और उस दौरान जो भी यहाँ पे शासक थे उनकी क्या नीति थी, वो किस तरह से भारत के लिए नीति का निर्माण करते थे, अगर उनको देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पहला वाला कथन है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि भारत में जो कच्चा माल था उसको वो इंग्लैंड भेज करके उसको फिनिश्ड गुड के रूप में बदल देते थे और उस फिनिश्ड गुड को वो भारत में आयातित करते थे और ज्यादा से ज्यादा दाम पर उसको बेच करके अधिकतम मुनाफा कमा करके उसे इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो उनकी जो नीति थी भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें, औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को ही बदल डाला था। अब भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश बनकर रह गया था, यानी कि भारत का खुद का कोई विकास नहीं हो रहा था, लेकिन इंग्लैंड के विकास में भारत का जो कच्चा माल था वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था। अब यदि दूसरा स्टेटमेंट देखें कि यहाँ पर विनिर्माण गतिविधियों की बात कर रहा है कि यहाँ पर इस तरह की चर्चा ही नहीं मिलती, यानी कि भारत में उस वक्त विनिर्माण से संबंधित कोई भी गतिविधियां नहीं हो रही थी। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विनिर्माण से संबंधित गतिविधियां भारत में उस वक्त भी हो रही थी। यहां पर अगर देखें दूसरे वाले पॉइंट को, तो औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशम वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था। तो यहाँ पर यह जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है प्रश्न के अंतर्गत दिए गए दूसरे कथन को नकार देता है, यानी कि यह जो दिया हुआ है कि विनिर्माण गतिविधियों की चर्चा ही नहीं मिलती, यह गलत है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि पहला कथन सही है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निधि कंपनियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इनका नियंत्रण कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा होता है। इनके क्रियाकलाप सिर्फ सदस्यों तक ही सीमित होते हैं। ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसीज की परिभाषा में शामिल हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा विकल्प सही नहीं है निधि कंपनियों के संदर्भ में। तो अगर एक्सप्लेन सेक्शन में हम देखें तो हमें इस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाएगा। निधि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है। इसकी स्थापना सदस्यों के बीच मितव्ययिता और बचत को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इनकी जो क्रियाशीलता है वो दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके लिए निधि नियम 2014 जारी किया गया है और आरबीआई के पास अभी तक इनके नियमन के लिए कोई ढांचा ही नहीं है, लेकिन इनका जो नियंत्रण है वो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा होता है। साथ ही इनके जो क्रियाकलाप हैं वह सिर्फ सदस्यों तक ही सीमित होते हैं। तो यहाँ पर यह जो पहला वाला है कि इन्हें आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, यह वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से है कि आरबीआई के पास अभी तक इनके नियमन के लिए कोई ढांचा नहीं है। तो यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि प्रश्न के अंतर्गत दिया गया जो पहला कथन है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है, यह सही नहीं है निधि कंपनियों के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि न्यूनतम वेतन को एक बेंचमार्क के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सुभेद श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाकर न्यून भुगतान एवं अनौपचारिक क्षेत्र के वेतन में वृद्धि करता है, तो इसे निम्न रूप में जाना जाता है: अकॉर्डियन इफेक्ट, एवलॉन्च इफेक्ट, टपकन या ट्रिकल डाउन इफेक्ट, और सबसे अंत में दिया है लाइट हाउस इफेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सारे इफेक्ट क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी होना आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर की बात करें तो यह लाइट हाउस इफेक्ट होगा। बाकी तीन इफेक्ट क्या है इनका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट हाउस इफेक्ट के बारे में हम बता देते हैं आप सभी को। तो लाइट हाउस इफेक्ट या जिसे प्रकाश स्तंभ प्रभाव भी हिंदी में कहा जाता है, इसके अंतर्गत
न्यूनतम वेतन एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है जो कमजोर श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाकर कम भुगतान वाले तथा अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरी को बढ़ाता है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर हो जाता है कि इसके अंतर्गत प्रश्न का सही उत्तर लाइट हाउस इफेक्ट ही होगा। बाकी ये 3 जो इफेक्ट दिए हुए हैं बहुत ही आसान है और आप सभी के परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक बार इनको भी आप लोग किताबों में जरूर देख लीजिएगा और क्या है ये इफेक्ट आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी इनके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है ई बीज संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से वित्तीय लेन देन हेतु एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से, या विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार से। तो ई बीज जो है वह विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है। यहां पर अगर हम ई बीज की बात करें तो यह एक गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी G2B वेब पोर्टल है जो व्यवसायियों को सरकार के साथ व्यापार करने में सरलता प्रदान करता है। यह सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार या प्लेटफॉर्म से संबंधित है, यानी कि यह जो ई बीज है यह सरकारी सेवाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। ई बीज पोर्टल की अवधारणा बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस द्वारा विकसित की गई थी। तो यह फैक्ट भी आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है या कोई स्टेटमेंट ही दे दिया जाए कि ई बीज पोर्टल की जो अवधारणा है वो इन्फोसिस के द्वारा विकसित की गई थी या किसके द्वारा विकसित की गई थी, सीधे तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अंतिम अभ्यास प्रश्न। हमें उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से जो बातें आप सभी तक पहुंचाई गई वो आने वाली परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। यदि आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव को दे सकते हैं। तो मिलते हैं अर्थव्यवस्था की नई वीडियो में किसी अन्य अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।